अगर आपने 2026 में इटली स्टडी वीज़ा अप्लाई किया है और अगर आपको प्री इनरोलमेंट समरी मिल गई है और अपॉइंटमेंट आपकी बुक हो चुकी है, तो आपने अपनी चेक लिस्ट एम्बेसी के अकॉर्डिंग किस तरीके से तैयार करनी है और लेटेस्ट चेक लिस्ट 2026 में क्या है, ये सारी चीज़ें आज की अपनी इस वीडियो में डिस्कस करनी है। याद रखें, चेक लिस्ट में एक माइनर सी मिस्टेक आपके इटली के वीज़ा को रिजेक्ट कर सकती है, लिहाजा वीडियो पूरी देखें ताकि आपको ये पता चले कि आपने अपनी चेक लिस्ट के मुताबिक सारी फ़ाइल को कैसे तैयार करना है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपने अटैच करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, कौन से कोर डॉक्यूमेंट हैं और कौन से कोर नहीं हैं, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी कितनी लगानी है, फ़ोटोकॉपीज़ और फिर उसके बाद आईडी कार्ड की कॉपीज़, पासपोर्ट की कॉपीज़, आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। एंड सेकेंडली कि आपको जैसे कि मैंने भी पहले बताया कि लेटेस्ट जो चेकलिस्ट है 2026 की, अगर इसके मुताबिक आपके डॉक्यूमेंट्स फाइल आपकी नहीं बनी हुई तो आपके ज़्यादा चांसेस है कि आपकी रिजेक्शन हो सकती है। याद रखें 2026 में जो मेन रीज़न्स हमारे सामने इस वक्त आ रही हैं वीज़ा रिजेक्ट होने की, उनके अंदर फाइल्स का इनकम्प्लीट होना भी है, बैंक स्टेटमेंट्स के इशू भी हैं और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स ना होने की भी जो है ना वो इश्यूज़ हैं। लिहाजा आप अपनी चेकलिस्ट को जैसे भी बनाएंगे कंप्लीट बनाएं, इस वीडियो के अकॉर्डिंगली बना लें, इंशाल्लाह आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से हैं। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में याद रखें सबसे पहले आपका आता है फॉर्म। ये फॉर्म कौन सा है? ये डी फॉर्म है, जो लॉन्ग स्टे का जो आपने इटली में स्टे करना है उसको आपने फिल करना है। लेकिन याद रखें इस फॉर्म को फिल करने के का जो तरीका है वो ये है कि आपने जितने भी वर्ड लिखने हैं वो कैपिटल वर्ड्स में लिखने हैं, स्मॉल वर्ड्स में नहीं लिखने, और उसके साथ अपने सिग्नेचर करने हैं। नंबर 2 पे है आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट कम से कम 18 मंथ यानी 18 माह के लिए कम से कम वैलिड होना ज़रूरी है। अगर ये वैलिड नहीं होगा तो माइट बी पॉसिबल कि वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दें। ठीक है, और इसके कम से कम 2 पेजेस जो है ना वो क्या होने चाहिए? ब्लैंक होने चाहिए। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारी पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर। अच्छा, हर कंट्री की जो पासपोर्ट साइज़ की जो पिक्चर्स हैं वो उनका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो ज़रा डिफरेंट होती है। ठीक है, इसकी डिफरेंट है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, ICAO के अकॉर्डिंग आपकी पिक्चर होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए और 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी पिक्चर आपकी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका CNIC। आपने अपना कंप्यूटराइज़ जो आपका आईडी कार्ड है उसकी आपके पास फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। ठीक है, मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कम से कम 3 या 4 कॉपीज़ आप अलग से रख लें और 1 कॉपी जो है ना अपनी फ़ाइल में अटैच कर लीजिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, उसके बाद आपकी आ जाती है FRC। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता लेनी कब है, कहाँ से लेनी है। नादरा से आपको मिलेगी 700 या 800 रुपए की FRC मिल जाएगी। इसको भी आपने अटैच करवा के अपनी फ़ाइल के साथ लगाना है। ठीक है, अगर ये आपकी नहीं होगी तो ये वो मेन डॉक्यूमेंट है जिससे वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपका उन्होंने फैमिली ट्री देखना है और फैमिली ट्री FRC के थ्रू देखा जा सकता है। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अरेंज करने हैं, जो आपके पास होने ज़रूरी हैं, वो है यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स, यानी जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है उसके डॉक्यूमेंट्स। उनमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है प्री इनरोलमेंट समरी। अगर ये आपके पास नहीं है तो अव्वल तो आप एम्बेसी में एंटर ही नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बगैर आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आपके पास अगर ये है तो डेफिनेटली अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, और अगर आपने इसकी फ़ोटोकॉपी उसके साथ अटैच ना की तो ये आपकी फ़ाइल इनकम्प्लीट कंसीडर की जाएगी। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास जो आपने फ़ीसेस सबमिट करवाई हैं, यूनिवर्सिटी को डिपॉज़िट करवाई हैं, उसकी सारी रसीदें, उसके सारी रसीट्स आपके पास होनी चाहिए, एक फ़ोटोकॉपी। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2 फ़ाइल बनाइएगा। एक अपने लिए बना लीजिएगा ताकि उसमें आप चेक कर सकें, क्रॉस चेक कर सकें कि क्या चीज़ें कंप्लीट हैं, कौन-सी इनकम्प्लीट है। और दूसरी फ़ाइल आप बना लीजिएगा एम्बेसी को देने के लिए, जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ताकि उसमें कोई खुदा ना ख़ास्ता वो कहीं मिस हो जाती है तो आप दूसरी फ़ाइल को भी यूटिलाइज़ कर सकें। ठीक है? अच्छा जी, तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सर्टिफ़िकेट्स हैं, एजुकेशन सर्टिफ़िकेट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। ना सिर्फ़ आपके पास सर्टिफ़िकेट्स होने चाहिए बल्कि ये मुकम्मल तौर पर अटेस्ट भी होने चाहिए। कहाँ-कहाँ से होने चाहिए? IBCC से अटेस्ट होने चाहिए, HEC से अटेस्ट होने चाहिए और फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी अटेस्ट होने चाहिए, और उसके ऊपर बाकायदा आप जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है QR कोड होना चाहिए ताकि आपकी डिग्री को वहाँ से वेरीफ़ाई किया जा सके कि ये डिग्री आपकी जो है ना वो वेरीफ़ाइड है। उसके बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका DOV या सियामा होना यूनिवर्सिटी के मुताबिक
ज़रूरी है। अच्छा जी, इसका बेसिकली ये डीओवी है, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, ये आपकी स्टडीज़ को इक्वलाइज़र या इक्विवेलेंस के तौर पर कंसीडर किया जाता है जिस भी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? ये आपका होना ज़रूरी है। आप जिस भी कंसल्टेंट से अप्लाई करवा रहे हैं या किसी खुद से अप्लाई कर रहे हैं, तो ये चीज़ें देख लीजिए, इसके मुताबिक आपने अपनी फ़ाइल को प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, इसी में एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में आपके आ जाते हैं फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट। अच्छा जी, मोस्टली जो होता है एमओआई एक्सेप्ट करते हैं और फिर अदरवाइज आइल्स भी एक्सेप्ट कर, इसका दोनों के सर्टिफिकेट्स आपके पास अटेस्टेशन की सूरत में मौजूद होना चाहिए, यानी अटेस्टेड होने चाहिए। एमओआई आपने अपनी लास्ट डिग्री जहाँ से की है, जिस यूनिवर्सिटी से की है, उसकी आपके पास क्या होनी चाहिए, एमओआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसको आप अटेस्ट करवा लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, या फिर आपके पास आइल्स होना चाहिए। आइल्स आप अटेस्ट ना भी कराएं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वो ऑलरेडी टेस्टेड है, वो ऑलरेडी वेरीफाइड है, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो वेरीफाइड ही होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 पे फाइनेंशियल प्रूफ। मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ वो चीज़ें जो आपकी चेकलिस्ट के लिए ज़रूरी हैं। इस चेकलिस्ट के मुताबिक आपने क्या करना है, अपनी इटली की जो फ़ाइल है पूरी प्रिपेयर करनी है, और ये फ़ाइल प्रिपेयर होने के बाद आपने एम्बेसी में एंटर होना है। इससे पहले एंटर नहीं होना, क्योंकि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। अच्छा जी, फाइनेंशियल प्रूफ में आपका सबसे पहले आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो कम से कम 6 माह पुरानी हो और मेच्योर हो, जिसके अंदर ट्रांज़ैक्शंस बाकायदा तौर पर नज़र आएँ, जो बाकायदा सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ हो आपके पास। ये सारी चीज़ें होना आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए। याद रखिए, लेट मी क्लियर इट अगेन, इस साल जो इटालियन गवर्नमेंट ने, इटालियन एम्बेसीज ने, इटालियन यूनिवर्सिटीज़ ने जो रिक्वायरमेंट रखी है इटली आपकी बैंक स्टेटमेंट की, वो 10,000 199 यूरो, यानी 10,189 यूरो पाकिस्तानी में तकरीबन 3.5 मिलियन बनते हैं। ये आपके अकाउंट में मौजूद होना, एट द क्लोजिंग टाइम में होना जो है ना वो ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास एक क्या होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, यानी बैंक स्टेटमेंट के बाद जिस बैंक से आपने स्टेटमेंट ली है, वहाँ पर आपके पास एक बैंक मेंटेनेंस लेटर मिलता है, वो लाजमी होना चाहिए, जिसके ऊपर बैंक की स्टैंप होती है, डेट होती है, और उसके अंदर मेंटेनेंस लेटर भी आपके पास जो डिटेल है वो लिखी होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इसी के अंदर है कि अगर आपको आपके पेरेंट्स ने स्पॉन्सर किया है, भाई ने स्पॉन्सर किया है, किसी भांजे ने, किसी कज़न ने स्पॉन्सर किया है, उसकी जो डिटेल होना ज़रूरी है, उसकी डिटेल में आप उसकी एफआरसी होना ज़रूरी है, ठीक है। और उसने जिस रास्ते से आपको स्पॉन्सर किया है, वो सारे रास्ते, यानी जिस तरह से पैसे आपके पास आए हैं, वो बंदा क्या करता है, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका जॉब लेटर चाहिए, उसकी बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, उसकी बैंक मेंटेनेंस लेटर भी चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपने उसके साथ अटैच करनी है। अगर तो वो बिज़नेस करता है, उसकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, बिज़नेस नंबर भी साथ ऐड होगा। एफबीआर से जो फाइलर प्रूफ है वो भी साथ उसके लगाना है, अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें थी बड़ी इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट में। अब आखिरी नंबर पे आपकी आ जाती हैं अकोमोडेशन एंड ट्रैवल। आपको पता है इस साल जो सुनने में आ रहा है, जो वीज़ास रिजेक्ट हो रहे हैं, उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर वो देखा जा रहा है कि वो डमी अकोमोडेशन नहीं देख रहे, कि वो बच्चे जो डमी अकोमोडेशन ऐड कर रहे हैं ना, उनके ऊपर वो रेड फ्लैग लगा रहे हैं। आपने जब भी अकोमोडेशन जो है ना बुक करनी है, वो रियल प्रूफ करनी है, जो बाकायदा जिसके ऊपर चेक इन की डेट लिखी हो, जिसके ऊपर बाकायदा ये लिखा हो कि आपने अब आना है, अब एग्जिट करना है और अब एंटर होना है, ठीक है। आपने बिल्कुल कंफर्म जो है ना वो अकोमोडेशन रखनी है, अदरवाइज़ ये आपके लिए रिजेक्शन का सबब बन सकती है, ठीक है। और उसके बाद इसी में है आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ट्रैवल इंश्योरेंस कहाँ से बनवाएं। देखिए जी, ट्रैवल इंश्योरेंस बेसिकली क्या है, ये आपकी आप जिस कंट्री में भी सफ़र करते हैं ना, खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है, तो आप अपनी इंश्योरेंस करवा रहे होते हैं। उस इंश्योरेंस के का फ़ायदा ये होता है कि खुदा न खास्ता आपको कुछ होता है, तो आपके एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा, बाहर की गवर्नमेंट तो नहीं करेगी। जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस ली है, वो सारे एक्सपेंसेस बेयर करेगी। और ये इंश्योरेंस आपको कितने की मिल जाती है, पीकेआर में अगर बात करूँ, तो 7,000 8,000 से लेकर 11,000 रुपए तक की आपको 30,000 यूरो तक की क्या मिल जाती है, इंश्योरेंस मिल जाती है। तो बहुत से लोग इसमें बड़े परेशान होते हैं कि हम इंश्योरेंस कहाँ से लें, किस तरीके से लें। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिए कि जब भी आप इंश्योरेंस लेंगे, और याद रखें इंश्योरेंस मिलेगी कहाँ से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रैवल एजेंट से किसी से भी आप ले सकते हैं, वो 10-11,000 रुपये आपसे लेगा और 30,000 यूरो की आपको क्या कर बना के दे देगा, इंश्योरेंस बना के देगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये आप लोगों ने लाजमी चेक करना है कि वो इंश्योरेंस आपको कौन सी कंपनी की दे रहा है, जुबली की दे रहा है, स्टेट लाइफ की दे रहा है, या किसी और एडम जी की दे रहा है, किसकी इंश्योरेंस आपको कंपनी की इंश्योरेंस दे रहा है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। इंटरनेशनल लेवल की भी इंश्योरेंस मिलती है, इस चीज़ का आपने कंपनी को एक बार वेरीफाई कर लेना है। लिहाजा हेल्थ इंश्योरेंस का, ट्रैवल इंश्योरेंस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो आप इजीली बनवा सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाती है आपकी फ़्लाइट रिज़र्वेशन।
ये भी अक्सर बच्चे डमी बुक कर लेते हैं। ख़ैर इसमें कोई मसला नहीं है, ये भी आप ट्रैवल एजेंट से, ट्रैवल एजेंसी से या कंसल्टेंट से आप इसकी भी बुकिंग करवा सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक बात का ख़्याल रखना है कि जेन्युइन होनी चाहिए, ठीक है? बाज़ औक़ात होता है कि हम करवा लेते हैं, बुकिंग करवा लेते हैं और फिर उसके बाद वो डमी जब हम ऐड करते हैं तो हमारे वो वीज़ा रिजेक्शन के रीज़न बन जाती है। अच्छा जी, तो ये हमारी सारी चीज़ थी जो आपकी चेकलिस्ट में ऐड है। अब मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो अटेस्टेड होने चाहिए और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी से सियामा होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए, स्पॉन्सरशिप के प्रूफ होने चाहिए और उसके बाद आपकी इंश्योरेंस और फ्लाइट रिजर्वेशन और इसके बाद अकोमोडेशन रिजर्वेशन ये आपके पास होनी चाहिए। इन सारी चीज़ें जो मैंने आपको डिटेल में बताई हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक भी चीज़ ऐसी जो आपकी चेकलिस्ट में नहीं है, आपकी फ़ाइल में नहीं लगी हुई, तो क्या हो सकता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। याद रखें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है अपने वीज़ा को सिक्योर करने में, लिहाज़ा इस चेकलिस्ट को जब तक ये पूरी ना हो आप अपॉइंटमेंट बुक ना करें। जैसे ही आपकी चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाए, फ़ौरन से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको आसानी से जो है ना वो वीज़ा भी मिल सकता है, वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस भी कम हो सकते हैं। चेकलिस्ट से मुतल्लिक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपसे डिस्कशन भी कर लूँगा। और इसके अलावा भी अगर आपका बैंक स्टेटमेंट से मुतल्लिक क्वेश्चन है, स्टडी वीज़ा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेलीविज़न आन बिन मंसूर।